हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 14 अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपने उसे ट्राई किया होगा। तो अगर आपने ट्राई किया है तो आपका आंसर चेक करो कि मेरे जितना है या नहीं। तो शुरुआत हम करते हैं विद रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो एज यूजुअल उन्होंने पूछा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी, एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। तो हमारा 2 पेजेस का फॉर्मेट एज यूजुअल मैंने ड्रॉ किया। फिर अगला पार्ट में क्या करूंगा, एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा, उसके लिए टिक मार्क करूंगा। तो एज यूजुअल पहली एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट प्राइस है 60,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 58,000। तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस में से जो छोटी है उसे उठा के हम डबल इफेक्ट देंगे, बट अभी नहीं, एट द एंड। तो अभी सिर्फ मुझे इतना ही सोचना है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम ट्रायल बैलेंस पर कहीं पर टिक मार्क करते हैं क्या, आंसर इज नो, तो उसे इग्नोर करो। एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने कहा है राइट ऑफ 1200 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के 3 हिस्से हैं। एडजस्टमेंट 2 में एक्चुअली 3 हिस्से, एक 1200 रुपए बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करो, दूसरा आरडीडी प्रोवाइड करो, एंड तीसरा क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट क्रिएट करो। तो ये 3 एडजस्टमेंट बनी, बैड डेब्ट्स, आरडीडी एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इन तीनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क करना पड़ेगा। तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली सन्ड्री डेटर्स पर 2 टिक मार्क करूंगा। तो मैं अपने सन्ड्री डेटर्स या सिंपल डेटर्स पर 2 टिक मार्क दे रहा हूं कि मेरे पास 50,800 के डेटर है, उससे मुझे पहले बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करने हैं, फिर उसमें से मुझे आरडीडी सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसके मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क किए। उसी के साथ साथ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा हैशटैग आइटम्स है क्या। तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो इज देयर एनी ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो अगर आप डेबिट साइड में देखोगे तो डेबिट में कहीं पर भी आपको बैड डेब्ट्स दिख रहा है क्या, आंसर इज नो, देयर इज नो बैड डेब्ट्स, राइट। बट अगर क्रेडिट साइड में देखोगे तो देयर इज आरडीडी, मतलब देयर इज ओल्ड आरडीडी। तो मैं ओल्ड आरडीडी पर क्या कर रहा हूं, हैशटैग मार्क कर रहा हूं कि जब एडजस्टमेंट 2 में मैं बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा एंड जब मैं उसका सेकंड इफेक्ट दूंगा तो मुझे सेकंड इफेक्ट देने से पहले हैशटैग वाली आरडीडी कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। बट इस एडजस्टमेंट में उन्होंने तीसरा पार्ट कहा है कि क्रेडिटर्स पर भी डिस्काउंट प्रोवाइड करो 5%। तो मुझे उसके लिए क्रेडिटर्स पे भी टिक मार्क देना पड़ेगा, तो मैं क्रेडिटर्स पर एक टिक मार्क दे रहा हूं। तो एडजस्टमेंट 2 में 3 हिस्से थे कि बैड डेब्ट्स के लिए प्रोवाइड करो, आरडीडी के लिए प्रोवाइड करो एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए प्रोवाइड करो। तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी के लिए मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिया और आरडीडी पे हैशटैग दिया। एंड जो लास्ट पार्ट है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, उसके लिए मैंने क्रेडिटर्स पर एक टिक मार्क दे दिया। इज दिस क्लियर? तो अब बढ़ते ऑन द थर्ड एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा है लूज टूल्स इज वैल्यूड एट ₹52,000 एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो सिंपल लूज टूल्स को रिवैल्यू करना है, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, तो एक टिक मार्क दे दो लूज टूल पर, एक टिक मार्क दे दो फर्नीचर पर, एक टिक मार्क लूज टूल पर, एक टिक मार्क फर्नीचर पर। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, वेजेस इज आउटस्टैंडिंग। तो मैं सैलरी पे एक टिक मार्क दूंगा, वेजेस पर एक टिक मार्क दूंगा। तो मैंने सैलरी पे एक टिक मार्क दे दिया, वेजेस पे एक टिक मार्क दे दिया। फिर एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2% एंड ऑन ड्राइंग्स एट 10%। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते वक्त कहा था कि इस एग्जाम्पल में हम दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक साथ पढ़ेंगे। तो वही एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% चार्ज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करो। तो इस एडजस्टमेंट के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एडजस्टमेंट कैपिटल पर ही आएंगी और वैसे ही हम कैपिटल अंदर ही लिखते हैं, तो कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साथ हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों हमने अलग अलग सम में अलग अलग बार सॉल्व किया हुआ है कि एक लास्ट सम में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था, उसी के पहले वाले सम में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देखा था। बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आज कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ना है, देखते हैं सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये एडजस्टमेंट 5 लास्ट एडजस्टमेंट थी। अब हमारा अगला पार्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को हम क्या करेंगे, गिवन फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे। तो मैं ट्रायल बैलेंस साइड में लेके आया, उसे अपने फॉर्मेट में एक एक करके आइटम्स को पढ़ के पोस्ट करूंगा। स्टार्टिंग विद ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, नथिंग बट ट्रेडिंग डेबिट। फर्स्ट आइटम टू ओपनिंग स्टॉक 9,500। स्टॉक ब्रैकेट में जो डेट दी है वो है 1 अप्रैल 18, यानी कि साल के शुरुआत वाली डेट। जो स्टॉक साल के शुरुआत में होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पर इसका कोई इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है। तो स्टॉक ब्रैकेट में डेट दिया है तो दैट डिनोट्स इट इज ओपनिंग स्टॉक।
नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न उठाओ, सेल्स के नीचे लिखो माइनस सेल्स रिटर्न 750 इनर कॉलम, सेल्स मिलने पर उसकी टोटल बाहर लेंगे। लूज टूल्स इज माई एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो लूज टूल्स 55,000, लीव वन लाइन पुट एरो। लूज टूल्स के बाद है डेटर्स, डेटर्स इज ऑल्सो माई एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो 50,800, लीव 3 लाइन्स पुट एरो। 2 टिक मार्क है तो 2 टिक मार्क के लिए मैंने क्या किए 3 लाइनें छोड़े एंड फिर डैश किया। डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल अगेन एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो 4,000। बिल रिसीवेबल के बाद परचेसेस, बट परचेसेस मिलने पर हमें क्या क्लिक होना चाहिए कि क्रेडिट साइड में चेक करो परचेस रिटर्न है क्या। तो अगर आप क्रेडिट साइड देखोगे तो देयर इज अ परचेस रिटर्न ऑफ 455। कितना है परचेस रिटर्न 455। तो मैं परचेसेस से परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट करके ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूंगा। तो मैं पहले लिख रहा हूँ टू परचेसेस 29,455, उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ परचेस रिटर्न 455। सो मैं नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहे 29,000, परचेस माइनस परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में चला गया। परचेसेस के बाद अगला आइटम है फर्नीचर इज माई एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो फर्नीचर इनर कॉलम में 15,000, लीव वन लाइन पुट एरो। फर्नीचर के बाद है सैलरीज, मेरा खर्चा है, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू सैलरीज इनर कॉलम 5,000। सैलरीज के बाद कैरेज आउटवर्ड अगेन मेरा खर्चा है, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो कैरेज आउटवर्ड 3,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद लीगल एक्सपेंस अगेन नाम में इट इज एक्सपेंस, खर्चा, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू लीगल एक्सपेंसेस 2,000। तो सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, लीगल एक्सपेंस, ये तीनों भी मेरे लिए खर्चे है एंड ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए P&L के डेबिट में आ गया। लीगल एक्सपेंसेस के बाद सेम सिंपल इंश्योरेंस, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू इंश्योरेंस टू 2200। इंश्योरेंस के बाद गुडविल इज माय एसेट, तो एसेट्स में फर्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ गुडविल 20,000। तो मैंने इससे पहले आपको कहा था कि हो सके तो गुडविल एसेट्स के फर्स्ट लाइन पर लिखने की कोशिश करो। तो मेरे पास फर्स्ट लाइन ब्लैंक थी, मैंने पहले से ही छोड़ रखी थी, तो मैंने फर्स्ट लाइन पर लिखा गुडविल 20,000, राइट। गुडविल के बाद मशीनरी इज एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो मशीनरी 40,000। मशीनरी के बाद वेजेस, वेजेस इज माय डायरेक्ट खर्चा, तो उठा के मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं टू वेजेस इनर कॉलम में 2,345। वेजेस के बाद बैंक इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो बैंक 30,000। बैंक के बाद ड्राइंग्स, फिर से देखो ड्राइंग्स हम हमेशा क्या करते हैं कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लायबिलिटी में देखोगे तो अभी तक मुझे कोई कैपिटल नहीं मिला है, तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कैपिटल, उसके नीचे लिख रहा हूं माइनस ड्राइंग्स इनर कॉलम 8,000, कैपिटल मिलने पर उसकी टोटल नीचे लिखेंगे। ड्राइंग्स के बाद लास्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट 20,000। तो ये डेबिट का लास्ट आइटम था इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट का पहला आइटम इज कैपिटल, उठाओ लायबिलिटी में लिखो कैपिटल 2 लाख माइनस ड्राइंग करके उसका नेट वैल्यू नीचे आ रहा है 1,92,000, तो कैपिटल लेस ड्राइंग्स। कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद अगला आइटम है आरडीडी, पर हैशटैग है तो उसे अभी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे, तो आरडीडी को स्किप करो। नेक्स्ट इज सेल्स, उठाओ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 38,750 माइनस सेल्स रिटर्न 750, नेट सेल्स बाहर आ रहा है 38,000, तो सेल्स इज सिंपल। सेल्स के बाद अगला आइटम है परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसे इग्नोर करो। परचेस रिटर्न के बाद अगला आइटम है क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिखो इनर कॉलम में 47,000, टिक मार्क है क्रेडिटर्स पर तो मैंने उसे अंदर लिखा। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल इज आल्सो माय लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेएबल 8,000। बिल्स पेएबल के बाद डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है तो वो P&L के क्रेडिट में जाएगा बाय डिस्काउंट 1845। डिस्काउंट डेबिट में होता तो P&L के डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट क्रेडिट में है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पढ़ रहे ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ डिस्काउंट हमेशा P&L के क्रेडिट में जाएगा। तो डिस्काउंट हो गया, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का भी पोस्टिंग हो गया। अब हम सिंपल जंप करते हैं ऑन टू द एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 58,000 कॉस्ट प्राइस एंड 60,000 एज मार्केट प्राइस। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज है, तो मैं सिंपली इन दोनों में से छोटी वैल्यू उठाऊंगा, उसका डबल इफेक्ट दूंगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा एसेट में। तो 58,000 क्लोजिंग स्टॉक में उठा रहा हूँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 एंड सेकंड इफेक्ट में एसेट्स में लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 58,000। सिंपल सी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट ऑफ 1200 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट RDD 2% ऑन डेटर्स एंड क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 5%। तो एडजस्टमेंट 2 के 3 हिस्से हैं, बैड डेब्ट्स, RDD
एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मैंने उन्हें अलग अलग मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है कि 1200 रुपये बैड डेब्ट्स के प्रोवाइड करो, फिर आरडीडी 2% से प्रोवाइड करो एंड क्रेडिटर्स पर 5% डिस्काउंट प्रोवाइड करो। तो इन तीनों एडजस्टमेंट पे से में जो पहली दो एडजस्टमेंट है वो तो बनती है डेटर्स पर, जो हमने इससे पहले लगभग हर सब में सॉल्व की है कि बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी प्रोवाइड करना है, किस पर प्रोवाइड करना है, डेटर्स पर। तो जो 1200 रुपये बैड डेब्ट्स के है वो उठा रहा हूं, वो मैं डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस बैड डेब्ट्स 1200, तो मेरे नेट डेटर्स नीचे बच रहे 49,600 कि मेरे पास डेटर्स थे 50,800 के, उसमें से 1200 रुपये बैड डेब्ट्स में चले गए, तो अब मेरे पास 49,600 के डेटर्स बचे। अब इन 49,600 पर एज पर द सेकंड पार्ट मुझे क्या करना है, 2% की आरडीडी क्रिएट करनी है। तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 49,600, तो उसका 2% बनता है 49,600 इंटू 2% इज 992, तो मैं डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस आरडीडी 992, तो माय नेट डेटर्स आउटर कॉलम में बच रहे 48,608। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ आरडीडी मेरे फाइनल डेटर्स आउटर कॉलम में बच रहे 48,608। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी जो मैंने अभी सॉल्व की है, दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट 2 का अभी भी हमारा तीसरा हिस्सा बाकी है कि क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट प्रोवाइड करो, बट जो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है वो हम बाद में प्रोवाइड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देते हैं, बट इनका सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर हैशटैग वाली आरडीडी नथिंग बट ओल्ड आरडीडी, एंड उसे कंसिडर करके मुझे न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी है तो ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो, रफ वर्क के लिए ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो। तो अगर मैं ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखता हूं तो उसकी टोटल है 1000 रुपीज, एंड बाकी के आइटम्स एक तरफ रखो, यानी कि न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी एक तरफ रखो एंड देखो उनकी टोटल क्या है। तो अगर मैं न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी को एक तरफ रखता हूं तो उसकी टोटल मुझे मिल रही है एज रुपीज 2192। कितनी मिल रही है, 2192। तो न्यू आरडीडी plus new bad debts is 2192 and on the other hand old RDD is 1000। तो बस मुझे इतना ही चेक करना है कि क्या old RDD बाकी के आइटम से बड़ी है या छोटी है। तो आंसर इज ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड। तो अगर ओल्ड आरडीडी छोटी है बाकी के आइटम से तो मुझे पोस्टिंग करना है P&L अकाउंट के डेबिट में। कहाँ पर पोस्टिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कि ये दोनों आइटम्स दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी को उठा के मैं P&L के डेबिट में पोस्ट करूंगा एंड फिर उससे ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर ओल्ड आरडीडी इन दोनों से बड़ा होता तो मैं पोस्टिंग P&L के क्रेडिट में करता, मैं लिखता बाय ओल्ड आरडीडी और फिर इससे न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी सब्ट्रैक्ट करके टोटल बाहर लेता। बट ओल्ड आरडीडी छोटा है, ये दोनों आइटम बड़े हैं, तो ये दोनों आइटम उठा के मुझे P&L के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं P&L अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले 2 न्यू आरडीडी इनर कॉलम में 1200 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 992, दोनों मिला के टोटल 2192 मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब जो हैशटैग वाली आरडीडी यानी कि ओल्ड आरडीडी है उसे मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस ओल्ड आरडीडी रुपीज 1000। सो माय नेट बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की वैल्यू बाहर आ रही है 1192, राइट कि मैंने न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी को उठाया, P&L के डेबिट में ऐड किया एंड उससे ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर बाहर लिया। तो इसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट 2 का न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी कंप्लीट हुआ। बट इसमें आपको अगला पार्ट दिया हुआ है विच इज आपको क्रेडिटर्स पर 5% से डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो लायबिलिटी में देखो मेरे पास क्रेडिटर्स है 47,000 रुपीज के, तो इन 47,000 पर मुझे 5% का डिस्काउंट का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 47,000 का 5% कितना बनता है, तो 47,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 2,350। तो मैं सिंपली क्रेडिटर्स से लिख रहा हूँ माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2,350। सो माय नेट क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में आ रहे हैं 44,650। मुझे पहले क्रेडिटर्स को 47,000 देने थे बट अब मुझे उनसे 5% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो मैं क्रेडिटर्स से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड फाइनल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर बाहर लिख रहा हूँ 44,650। ये क्लियर है। बट ये एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट हुआ, अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट है, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पर डिस्काउंट की वजह से लायबिलिटी कम हुई, या सिंपल क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट की वजह से क्रेडिटर्स कम हुए। तो क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो ये मेरे लिए बन गया फायदा। मुझे पहले 47,000 देने थे, अब उस 47,000 में से मुझे 2,350 नहीं मिलेगा, या सिंपल मुझे 2,350 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट मेरे लिए बन जाएगा गेन, फायदा। डिस्काउंट की वजह से मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्रेडिटर्स यानी कि मेरा कर्जा, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो लायबिलिटी कम हो रहा है मतलब मेरे लिए फायदा।
फायदा है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L के क्रेडिट में। तो P&L के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ₹2350। तो पहला मैंने क्रेडिटर से सब्ट्रैक्ट किया, दूसरा मैंने उसे P&L के क्रेडिट में ले लिया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 2 का जो लास्ट हिस्सा बचा था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, उसका भी डबल इफेक्ट हुआ। उसके साथ साथ हमारा एडजस्टमेंट 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 3, जिसमें उन्होंने कहा है लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000 एंड फर्नीचर को आपको 10% से डिप्रिसिएट करना है। तो इसमें देयर आर 2 एडजस्टमेंट, एक कि आपको लूज टूल्स को रिवैल्यू करना है और दूसरा फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं लूज टूल्स का पार्ट। तो अगर आप एसेट्स में देखोगे तो मेरे पास लूज टूल्स है 55,000 के। कितने के लूज टूल्स है? 55। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि लूज टूल्स को 55 से 52 पे लेके आओ। नथिंग बट आपको लूज टूल्स को 3,000 से डिप्रिसिएट करना है। 3,000 कैसे? तो 55,000 के लूज टूल्स को आप 52,000 पे लेके आ रहे हो। तो 55 से लेके 52 तक का डिस्टेंस इज 3,000। नथिंग बट मुझे लूज टूल्स को 3,000 से रिड्यूस करना है, नथिंग बट 3,000 से डिप्रिसिएट करना है। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं लूज टूल्स इज वैल्यूड एट 52,000। जो 55,000 के लूज टूल्स है अब वो 55 के नहीं रहे, वो 52 के हो गए। 55,000 की लूज टूल्स को आपको 52 में कन्वर्ट करना है। तो 55 को 52 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसे 3,000 से डिप्रिसिएट करना है। तो वही है, इसका मतलब बनता है कि मुझे लूज टूल्स को 3,000 रुपए से डिप्रिसिएट करना है। तो जो 3,000 रुपए डिप्रिसिएशन है मैं उठा के लूज टूल से सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं लिख रहा हूं माइनस डिप्रिसिएशन 3,000, सो 55 माइनस 3। अब मेरे लूज टूल्स ऑटोमेटिकली बाहर बचे 52, ये सिंपल 52,000। तो 55,000 की लूज टूल्स मैंने 3,000 से डिप्रिसिएट किए, 52,000 की लूज टूल्स बाहर बचे, राइट। अब इसी एडजस्टमेंट में अगला पार्ट कहा है कि फर्नीचर को 10% से डिप्रिसिएट करो। तो मेरे पास फर्नीचर है 15,000 का। तो सिंपल 15,000 इंटू 10% इज नथिंग बट 1,500। तो मुझे फर्नीचर को 1,500 रुपीज से डिप्रिसिएट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस डिप्रिसिएशन 1,500। सो मैं नेट फर्नीचर आउटर कॉलम में आ रहा है 13,500। तो मैंने फर्नीचर को 10% से डिप्रिसिएट कर दिया। इसी के साथ साथ अब मुझे इन दोनों डिप्रिसिएशन का क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है कि लूज टूल्स का डिप्रिसिएशन है 3,000, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 1,500। डिप्रिसिएशन का हम हमेशा सेकंड इफेक्ट देते हैं P&L के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूँ P&L अकाउंट के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू डिप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लूज टूल्स 3,000 एंड फर्नीचर 1,500, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में 4,500। लूज टूल्स एंड फर्नीचर का डिप्रिसिएशन उठाया, ये मेरा लॉस है, खर्चा है। डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज आर एक्सपेंस, उठा के P&L के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट 3 का डबल इफेक्ट हो गया। एडजस्टमेंट 3 के बाद चलते हैं एडजस्टमेंट 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 1,000, वेजेस 225। तो सिंपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो मैं सैलरी में 1,000 रुपीज ऐड करूंगा, वेजेस में 225 ऐड करूंगा। तो मैं पहले सैलरी में लिख रहा हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज, टोटल सैलरी 6,000 आउटर कॉलम में। वेजेस में लिख रहा हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग 225, टोटल वेजेस 2,570 आउटर कॉलम में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड की, आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड किए। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है, जो कि आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। वेजेस और सैलरी देना बाकी है, तो इट बिकेम माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस को उठा के मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके सैलरी 1,000, वेजेस 225, दोनों मिला के 1,225। सिंपल एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर चलते हैं एडजस्टमेंट 5, जिसमें उन्होंने कहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% एंड ऑन ड्राइंग्स 10%। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल पर 2% इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी सिंपल, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था एग्जैक्टली उसी तरह सॉल्व करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड करना है एंड वो जाएगा P&L के डेबिट में। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, बट ऑन दी अदर हैंड ये बिजनेस का नुकसान है, इसलिए P&L के डेबिट में जाएगा। जस्ट लाइक इन लास्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार से सॉल्व करना है कि मुझे कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मुझे तो पहले बताओ मेरा कैपिटल है कितना। तो अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो कैपिटल इज ऑफ रुपीज 2 लाख। तो इस 2 लाख पर मुझे 2% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, विच इज नथिंग बट 2 लाख इंटू 2% इज रुपीज 4,000। तो मुझे अपने कैपिटल पर 4,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इसका पहला इफेक्ट एज डिस्कस्ड इन द लास्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, ऐड करने पर मेरा कैपिटल नीचे आ रहा है 1,96,000। ये क्लियर है, ये पहला इफेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल बढ़ेगा, इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। बट ये कैपिटल इंक्रीज हुआ, ये बिजनेसमैन का फायदा है, बट बिजनेसमैन को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट दे कौन रहा है, बिजनेस दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बिजनेस का नुकसान है और नुकसान हम रिकॉर्ड करते हैं P&L के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट में दे रहा हूँ P&L के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट एग्जैक्टली जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था उसी प्रकार से मैंने किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड किया एंड सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में चला गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट हुआ। अब इसी एडजस्टमेंट मूड ने कहा है कि आपको ड्राइंग्स पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो लायबिलिटी में देखो हमने ड्राइंग्स कितने रुपए की की है, 8,000। तो इस 8,000 पर मुझे क्या करना है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट कितना बनता है ड्राइंग्स पर, फिर उसका डबल इफेक्ट सोचते हैं। तो ड्राइंग्स कितना है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अब आपको अगर याद है तो कुछ सम्स पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सॉल्व किया था, तब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट दी थी कि आपने ड्राइंग्स कुछ जुलाई महीने में किए थे, तो हमने मंथ्स कैलकुलेट किया और उतने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। यस और नो? चाहिए तो आप थोड़ा सा रिवर्स जाके उसे रिवाइज भी कर सकते हो। आई थिंक 2 लेक्चर्स पहले हमने ये किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहाँ पर ड्राइंग्स की आपको डेट दी थी और उस डेट के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अब मजे की बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आप सबके सामने ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड में उन्होंने आपको ड्राइंग्स दिया है, बट ड्राइंग्स की क्या उन्होंने आपको डेट दी है, आंसर इज नो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो है, कितने हैं ड्राइंग्स, 8,000। इस 8,000 के ड्राइंग्स पर मुझे 10% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये तो क्लियर है। बट जो ड्राइंग्स होते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकालता है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब ये जो ड्राइंग्स होते हैं, ये साल के एग्जैक्टली शुरुआत में या साल के एग्जैक्टली एंड में नहीं होते, वो कभी बीच में कभी भी हो सकते हैं ना। जब जैसे बिजनेसमैन को जरूरत पड़ेगी वो वैसे बिजनेस से पैसे निकलेगा, यस और नो? कि वो ड्राइंग साल के शुरुआत में भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, एंड में भी कर सकता है, मर्जी उसकी है। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन ये ड्राइंग्स कौन से डेट पर किए हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स कौन से डेट पर हुए हैं। ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट है तो उतना पीरियड कैलकुलेट करो, उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। बट क्वेश्चन में अगर डेट ही नहीं दी है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बट अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट ही नहीं दी है तो आपको ड्राइंग्स पर कंपल्सरीली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इन दिस क्वेश्चन ड्राइंग्स तो है बट डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं, कि ड्राइंग्स बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले, ड्राइंग्स किए, बट कब किए, डेट नहीं अवेलेबल है। तो वी हैव टू अज्यूम कि उसने साल के बीच में ड्राइंग्स किए एंड हमें उस ड्राइंग्स पर कंपल्सरीली 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग्स है वो कौन से दिन या कौन से डेट पर किए हैं और उस डेट के हिसाब से मंथ कैलकुलेट करोगे और उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर चार्ज करोगे। बट अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट अवेलेबल नहीं है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने ड्राइंग साल के बीच में किए हैं एंड आपके ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इन टुडेज क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट अवेलेबल नहीं है तो मैं ड्राइंग्स पर 6 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये क्लियर है? तो सिंपल, फिर से कैलकुलेशन कैसे होगा, तो मेरे ड्राइंग से 8,000, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10%, तो मुझे 8,000 के ड्राइंग्स पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग्स की डेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होगा कि मेरे ड्राइंग्स 8,000, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ये तो क्लियर है कि 8,000 के ड्राइंग्स एज पर एडजस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10%, तो 8,000 का 10%। बट यहाँ पर पीरियड मेंशन नहीं है या एग्जैक्टली ड्राइंग्स का डेट मेंशन नहीं है, तो हमें ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं into 6/12। तो 8,000 के ड्राइंग्स पर 10% से 6 महीने से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 400। सो माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹400। अब सोचते कि ये 400 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डबल इफेक्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डबल इफेक्ट एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया था, कैपिटल में ऐड किया था, P&L के डेबिट में लिखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका उल्टा है, ड्राइंग्स यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले, उन पैसों पर बिजनेसमैन पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले इस ड्राइंग्स, उन ड्राइंग्स पर बिजनेसमैन से इंटरेस्ट
वसूल रहा है तो ये बिजनेसमैन का नुकसान है और बिजनेस का फायदा है। इसी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है एंड ये बिंग बिजनेस का फायदा हमें P&L के क्रेडिट में लिखना है एज सेकंड इफेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट करके नीचे कैपिटल बच रहा है 1,95,600 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जैक्टली उल्टा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ, P&L डेबिट सेकंड इफेक्ट, ये डबल इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब्ट्रैक्ट हुआ एंड P&L के क्रेडिट में चला गया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 5 का जो दूसरा पार्ट था दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका भी हमने डबल इफेक्ट दिया एंड इसी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। चाहिए तो फिर से एडजस्टमेंट 5 को 2-3 बार रिवाइंड करके रिपीट करो, रिवाइज करो, राइट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब अगला पार्ट हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 54,930। बैलेंसिंग सबको आता है, तो बैलेंस करने पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 54,930। ग्रॉस प्रॉफिट को उठाओ, P&L के क्रेडिट में लेके आओ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 54,930। अब इमीडिएटली P&L अकाउंट को बैलेंस करो, तो P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 36,633। P&L अकाउंट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बढ़ा था, माइनस डेबिट के आइटम, मुझे नेट प्रॉफिट मिला 36,633। नेट प्रॉफिट को उठाओ एंड कैपिटल में ऐड करो, प्लस नेट प्रॉफिट 36,633। तो टोटल कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 2,32,233। 232,233 इज माय फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन आउटर कॉलम। तो नेट प्रॉफिट ऐड किया, कैपिटल की फिगर बाहर आ गई, तो एक बार कैपिटल बाहर आ गया, नाउ वी आर फ्री टू टैली द बैलेंस शीट। तो फटाफट बैलेंस शीट को टैली करते हैं। दोनों साइड की टोटल आ रही है ₹2,86,108। 2,86,108 पर मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि है आपका सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। ये स्टार्ट टू एंड आपको खुद से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करते इस पर मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। तो जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 है ये आपका कंप्लीट होमवर्क है। स्टार्ट टू एंड आपको उसे पढ़ के सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें एक एडजस्टमेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, विच इज एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें हमने कहा है सन्ड्री इनकम 1500 रिसीव्ड इन एडवांस। एडजस्टमेंट 5 वो क्या कह रहे हैं, सन्ड्री इनकम ऑफ 1500 इज रिसीव्ड इन एडवांस, कि जो सन्ड्री इनकम है वो 1500 रुपये आपको एडवांस में मिला है। अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो क्रेडिट में देयर इज आइटम कॉल्ड सन्ड्री इनकम। तो सन्ड्री इनकम यानी कि मेरे लिए फायदा है, गेन है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करोगे तो सन्ड्री इनकम को आपको पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इट इज माई इनकम, इट इज सन्ड्री इनकम, ये मेरा गेन है, मेरा फायदा है। तो फायदा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, P&L के क्रेडिट में। तो जब आप ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट पोस्ट करोगे तो सन्ड्री इनकम को उठाना है, P&L के क्रेडिट में लिखना है। एंड जब आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो उन्होंने एडजस्टमेंट 5 में ये कहा है कि जो सन्ड्री इनकम है उसमें से 1500 रुपये आपको एडवांस मिले हैं। 15 रुपीज इज वॉट रिसीव्ड इन एडवांस। तो वो 1500 रुपये आपको क्या करने हैं, सन्ड्री इनकम में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या करने हैं आपको, सन्ड्री इनकम में से सब्ट्रैक्ट करने की। सन्ड्री इनकम 7500 माइनस एडवांस मुझे मिला है 1500, तो मेरा टोटल सन्ड्री इनकम बाहर बचेगा 6000। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 5 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सन्ड्री इनकम एडवांस में मिला है, तो मैंने सन्ड्री इनकम से सब्ट्रैक्ट किया और नेट टोटल बाहर निकाला। अब जब आप सन्ड्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का सेकंड इफेक्ट दोगे, यानी कि एडजस्टमेंट 5 का जब आप सेकंड इफेक्ट दोगे तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज लायबिलिटी। जैसे अगर मैं किसी को एडवांस देता हूं, लाइक इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, वेजेस पेड इन एडवांस, एडवर्टाइजमेंट पेड इन एडवांस, नथिंग बट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस इज माय एसेट। प्रीपेड है ना, मैंने पहले ही पे कर दिया तो इट इज माय एसेट। यहां पर उल्टा है, यहां पर मुझे एडवांस मिला है, मैंने एडवांस में पैसे लिए हैं, मतलब अभी भी मुझे काम करके देना बाकी है। तो सन्ड्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, राइट। मैं फिर से क्विक रिवीजन कर रहा हूं कि जो सन्ड्री इनकम आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिख रहा है, जब आप पोस्टिंग करोगे तो सन्ड्री इनकम इज माय इनकम, उसे उठा के P&L के क्रेडिट में लिखोगे। एनी इनकम, एनी गेन, एनी प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन P&L अकाउंट क्रेडिट। तो सन्ड्री इनकम को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, राइट, इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि देयर इज एडजस्टमेंट नंबर 5 ऑन सन्ड्री इनकम। जब आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, एडजस्टमेंट 5 सॉल्व करोगे, तो सन्ड्री इनकम वो कह रहे हैं आपको 1500 रुपये एडवांस में मिले हैं, तो वो सन्ड्री इनकम से सब्ट्रैक्ट करोगे एंड फिर सन्ड्री इनकम की टोटल बाहर आएगी विच इज 6000। 7500 में से 1500 रुपये हमें
काम करने से पहले ही मिल गए तो इट इज रिसीव्ड इन एडवांस, वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। एडवांस हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से सन्ड्री इनकम में से मैं 1500 रुपये एडवांस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा नेट इनकम बाहर बचेगा 6000। एंड जो सन्ड्री इनकम एडवांस में मैंने लिया हुआ है उसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा ऑन द लायबिलिटी साइड। तो एडजस्टमेंट 5 का डबल इफेक्ट होगा, एक उसे सन्ड्री इनकम से सब्ट्रैक्ट करना है एंड दूसरा उसे लायबिलिटी में लिखना है एज सन्ड्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि एडवांस में आपने पैसे लिए। अगर एडवांस लेते हो तो लायबिलिटी है, एडवांस देते हो तो एसेट है। तो यहाँ पर हमने एडवांस लिया है तो इट इज माय लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? तो इस प्रकार से इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है, चाहिए तो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी के फिर ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम हैं सारे हमारे लिए नए नहीं है, सारे हमने इससे पहले डिस्कस किए हुए, नथिंग न्यू इन दोज आइटम, सारे हमने इससे पहले सॉल्व किए हुए हैं। एडजस्टमेंट 1 से लेके एडजस्टमेंट 6 तक भी जितनी एडजस्टमेंट्स है वो भी हमने इससे पहले सॉल्व की हुए, उसमें भी कुछ नया नहीं है। सिर्फ एडजस्टमेंट 5 मैंने आपको डिस्कस करके उसका डबल इफेक्ट दे दिया। तो ये आपको होमवर्क के लिए स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। राइट नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल 15 डिस्कस करके, यहां पर सॉल्व करेंगे तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। एक तो ये सॉल्व करो, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल 15 का फॉर्मेट रेडी करके रखो। राइट चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।